हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा सामान्य हिंदी में जो टॉपिक है वो है छंद। ठीक है, आज जो है हम छंद की परिभाषा देते हुए और कितने उसके भाग होते हैं सभी भाग पढ़ेंगे। और उससे पहले जो है हम छंद से संबंधित आपके प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आते हैं कुछ वो भाग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले छंद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ठीक, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को। ठीक है, छंद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं जो आपको परीक्षा में हर प्रश्न पत्र में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न क्या बनता है छंद से संबंधित। छंद संस्कृत के किस धातु से बना है। ठीक है, छंद संस्कृत के किस धातु से बना है। ठीक है, पहले देखिए कि छंद संस्कृत के किस धातु से बना है। किस धातु से बना हुआ है ये, छिदी धातु से। किससे, छिदी धातु से। ये आपका अगर आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्न करता है कि छंद संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, छंद धातु से। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, छिदी का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे छंद जो है किस धातु से बना था, छिदी धातु से। अब वही प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि छिदी का अर्थ क्या होता है। छिदी का अर्थ क्या होता है, तो छिदी का अर्थ होता है आपका आच्छादित। ठीक है, छिदी का अर्थ क्या होता है, और आच्छादित करना। आच्छादित मतलब आच्छादित करना। आच्छादित करने का मतलब क्या है, अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना, अलग अलग करना या प्रयोग में लाना। ठीक है, कभी भी काव्य रचना में जो है किसी भी छंद में जब आप वाक्य को जो है अलग अलग करते हैं, आच्छादित करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, छिदी धातु। ठीक है, छिदी धातु। और छिदी धातु छंद में जो है किस धातु से लिया गया है, संस्कृत धातु से। छंद जो है संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, अब ये तो रहा आपका दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, छंद के, ठीक है, छंद शास्त्र के, छंद शास्त्र के प्रथम, ठीक है, बिल्कुल 1 या 2 नंबर का प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता। ठीक है, छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता किसे माना जाता है, ये आचार्य, ये जो है किसे माना जाता है, आचार्य पिंगल। ठीक है,
इन्हें जो है छंद शास्त्र के प्रणेता, इन्हें जो है छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम प्रणेता। किसे माना जाता है? आचार्य पिंगल को। ठीक है। अब देखिए छंद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ये तो रहा छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता किसे माना जाता है? आचार्य पिंगल को। ठीक है। अब छंद की परिभाषा क्या होती है? छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा क्या होती है? जब जिन रचनाओं में, ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारे छंद से संबंधित प्रश्न जो है आप पूरी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, गति, ठीक है, गति, तुक, यति, ठीक है, गण, ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, गति, तुक, यति, गण आदि नियमों से, ठीक है, आदि नियमों से बद्ध, ठीक है, बद्ध, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, गति, तुक, यति, गण आदि नियमों से बद्ध कर दिया जाता है, ठीक है, बद्ध कर दिया जाता है, ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा, गति, तुक, यति, गण आदि नियमों से बद्ध कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? छंद। ठीक है, उसे छंद कहते हैं। और छंद जो है संस्कृत के किस भाषा से लिया गया है? छिदी धातु से लिया गया है। ठीक है, आया इतना समझ में? चलिए, ये छंद की परिभाषा हो गई कि जिन रचनाओं से वर्ण मात्रा, गति, तुक, यति, गण आदि नियमों से बद्ध कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि छंद के प्रकार, ठीक है, छंद के प्रकार भाग कितने होते हैं? छंद के भाग कितने होते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, छंद के भाग कितने होते हैं? पहला, छंद के भाग होते हैं कितने? 8। ठीक है, छंद के भाग कितने होते हैं? 8। और वो भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, छंद के 8 भाग होते हैं। और पहला वर्ण, ठीक है, वर्ण, दूसरा मात्रा, ठीक है, वर्ण मात्रा, यति, ठीक है, गति, तुक, वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक, ठीक है, लघु, गुरु और गण। ठीक है, तो वर्ण छंद के भाग कितने होते हैं? 8 भाग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा यति, चौथा गति, पांचवा तुक, छठवां लघु, सातवां गुरु और 8वां गण। ठीक है, तो इन सब की परिभाषा देते हुए हम ये सब भाग जो है देखने वाले हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ताकि छंद से संबंधित कभी भी कुछ भी प्रश्न आता है तो आप उसे कर जाएं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब छंद के क्या है, अंग हैं। ये सब छंद के अंग हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण पहला हम देखते हैं क्या, वर्ण। तो वर्ण क्या है, वर्ण क्या है आपका, वर्णमाला की कक्षाएं जो हमारी चली हुई थी उसमें जो है हमने इसकी परिभाषा दी हुई थी। तो यहाँ भी जो है हम इसके बारे में परिभाषा देते हुए, एक एक की परिभाषा देते हुए सबकी जो है बात करते हैं। चलिए ठीक है, वह छोटी ध्वनि, ठीक है, वर्ण में होता है कि वह छोटी ध्वनि, वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े, ठीक है, वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वह छोटी ध्वनि, वह छोटी ध्वनि जिसके जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये तो रहा इसकी परिभाषा। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं। पहला आपका प्रश्न ये बनता है कि वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न करता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं वर्ण के, वर्ण के आपके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, दो भेद। पहला भेद क्या है, ह्रस्व। ठीक है, पहला ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ ये वर्ण के भेद होते हैं। अब ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा। ठीक है, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। छोटा मतलब जब भी, ठीक है, जब भी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जब भी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता, कम समय, ठीक है, कम समय लगता है। ठीक है, जब भी वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व। उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो आप इसका उच्चारण जो है अभी कुछ वर्ण हम यहाँ पे लिखेंगे, उसकी उच्चारण जो है आप करके देख सकते हैं कि उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हो गया आपका अ ई, ठीक है, अ ई उ और ऋषि। ठीक है, अब इनका उच्चारण करने में जब मुख के द्वारा कम हवा
होती है, निकलती है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ह्रस्व। ठीक है। अब देखिए जैसे आप उच्चारण करते हैं अ, ई, उ और री, तो इसमें क्या है, यहाँ जो है आपका ह्रस्व मतलब होता है छोटा, और जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और इसका जो एक विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है इसके, वो विराम चिन्ह होता क्या है, इसका विराम चिन्ह होता है ये खड़ी पाई। ठीक है। तो आप इसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह जब हमारी क्लास चली हुई थी तो उसमें हमने ये चिन्ह बताया हुआ था, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। तो ये ह्रस्व जो है, ये क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ऋषि, तो ये आपके हो जाएंगे ह्रस्व। और वर्णों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला हमने देखा ह्रस्व, अब दूसरा देखते हैं दीर्घ। दूसरा क्या है हमारा, दीर्घ। अब दीर्घ नाम से ही प्रतीत होता है क्या, बड़ा। ठीक है, नाम से ही प्रतीत क्या हो रहा है, बड़ा। तो दीर्घ की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व में क्या हो रहा था कि ह्रस्व में कम समय लग रहा था उसके उच्चारण में, और दीर्घ में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, क्या लगता है, अधिक समय लगता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ दीर्घ होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वहाँ क्या होता है, दीर्घ होता है। अब जैसे आपका मात्रा हो गया, जैसे आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, आ, ई, ए, ऐ, ए, ऐ, ओ और औ। इन सब का उच्चारण करने में कितना अधिक समय लगता है जब, तो वहाँ क्या होता है, दीर्घ होता है, अधिक समय लगता है। आप खुद भी जो है उच्चारण करके देख सकते हैं कि इसमें ह्रस्व में और जो है दीर्घ में कितना समय लगता है। जैसे आप क का उच्चारण करते हैं, क, और उसी प्रकार जब इस पे मात्रा लग जाता है, को। ठीक है, तो आपके मुख के द्वारा जो है हवा जो बाहर निकलती है उससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये, और इसका जो है एक चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है ये गुरु। ठीक है, ये गुरु का चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं, इसे गुरु चिन्ह, इसे क्या कहते हैं, गुरु चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसे हम गुरु चिन्ह कहते हैं। अब गुरु चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, गुरु चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जब भी किसी शब्द का उच्चारण, ठीक है, जब भी किसी शब्द का उच्चारण ज़्यादा देर तक करना हो तो वहाँ ये गुरु का, ठीक है, वहाँ ये गुरु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो गुरु चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे आपको उच्चारण करना है ओम। ठीक है, जैसे आपको उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण करना है, तो इसमें ये क्या लगा हुआ है, गुरु चिन्ह, गुरु चिन्ह। ठीक है, तो ये वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व में जो है, ह्रस्व क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, और जिन वर्णों के
जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और वर्ण के कितने भाग होते हैं, अगर आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्न किया जाता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो, पहला हर्ष और दूसरा दीर्घ। ठीक है, तो ये रहे आपके वर्ण के भेद। अब हम देखते हैं कभी भी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और आप हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आज ये स्पेशल स्टडी के द्वारा जितना भी ट्रिक और मेहनत आपको परीक्षा संबंधित प्रश्न कराने में किए जा रहे हैं वो हमारे सारे दोस्तों के पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, कभी भी छंद या चौपाई के अंत में, ठीक है, कभी भी चौपाई, ठीक है, या छंद के अंत में क्या लगा होता है, गुरु। ठीक है, क्या लगा होता है, ये गुरु चिन्ह गुरु चिन्ह लगा होता है। कभी भी चौपाई या छंद के अंत में गुरु चिन्ह लगा होता है। इसका मतलब होता है उच्चारण के लिए, इसका मतलब क्या होता है, गुरु चिन्ह का मतलब क्या होता है, गुरु चिन्ह का मतलब होता है उच्चारण के लिए, उच्चारण में गुरु चिन्ह का मतलब क्या होता है, उच्चारण में अधिक समय तक के लिए इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण में अधिक समय के लिए, ठीक है, उच्चारण में अधिक समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है किसका, गुरु चिन्ह का। ठीक है, कभी भी चौपाई या छंद के अंत में जो है गुरु चिन्ह लगा होता है। और ये कब लगता है, जब किसी भी शब्द का उच्चारण, ठीक है, चौपाई का उच्चारण जो है अधिक समय के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ ये गुरु चिन्ह लगा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम। पहला तो ये हमारा हो गया वर्ण, ठीक है। अब देखते हैं हम मात्रा। ठीक है, 8 भाग थे, तो पहला हमने वर्ण देखा कि जिन छोटी ध्वनियों के टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। और ठीक है, अब देखते हैं हम मात्रा। दूसरा हमारा क्या है, मात्रा। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है कि किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, किसी स्वर के उच्चारण, ठीक है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, जैसे, ठीक है, जैसे क। और देखिए जैसे क हो गया, तो क कोई मात्रा इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क में कोई मात्रा नहीं लगा है। ठीक है, जब इस पे कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण बहुत जल्द आप कर सकते हैं। उच्चारण में कम समय, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे क है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अब उसी प्रकार को, ठीक है, उसी प्रकार को, यहाँ हमने को लिखा तो इसके उच्चारण में
क की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बस यही खेल है यहाँ पे मात्रा का, ठीक है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, जैसे क कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो यहाँ उच्चारण में आपका जो है कम समय लगता है, और को जो है यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ उच्चारण में क की अपेक्षा जो है यहाँ पे अधिक समय लगता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वर्ण हो गया, मात्रा हो गया। अब हम देखते हैं यति, ठीक है। यति, छंद के दो भाग हमने देखे, अब तीसरा भाग हमारा है क्या है, यति। यति क्या होता है, तीसरा यति। अब यति क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, छंदों को पढ़ने में लिया गया विराम, ठीक है। छंदों को पढ़ने में लिया गया क्या, विराम। छंदों को पढ़ने में लिया गया विराम क्या कहलाता है, यति। अब यति, ठीक है। जैसे जब भी, ठीक है, जैसे जब भी वाक्य, ठीक है, रचना, जब भी वाक्य, ठीक है, काव्य रचना या छंद को, ठीक है, जब भी वाक्य रचना, काव्य या छंद को पढ़ते समय, ठीक है, पढ़ते हैं और बीच बीच में रुकना पड़ता है। क्या होता है दोस्तों, जब भी वाक्य रचना, काव्य, छंद को हम पढ़ते हैं और वहाँ रुकना पड़ता है, ठीक है, वहाँ रुकना पड़ता है। जब भी वाक्य रचना, काव्य, छंद को हम पढ़ते हैं और वहाँ रुकना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो वहाँ क्या होता है, ठीक है, वहाँ विराम, यति, ये जो है जहाँ भी जो है हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ जो है विराम, रुकना होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यति होता है, या फिर उसे आप जो है यति कह सकते हैं। यति का मतलब ही होता है क्या, विराम या रुकना, विराम या रुकना, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे ये हमारा यति हो गया, अब हम देखते हैं गति, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, गति। तो अब गति क्या होता है, वर्ण, मात्रा, यति और वर्ण। वर्ण हमने देखा पहला, दूसरा हमने देखा मात्रा, तीसरा हमने देखा यति। अब हम देखते हैं गति, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, गति। अब इसमें क्या होता है, कविता को पढ़ते समय, ठीक है, कोई भी कविता जब होता है तो कविता को पढ़ते समय, ठीक है, को पढ़ते समय जब भी जो समय लगता है, जब भी जो समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। कविता को पढ़ते समय जब भी जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आप कि जिस प्रवाह के साथ छंद, ठीक है, जिस प्रवाह के साथ छंद पढ़ा जाता है वो आपका गति कहलाता है। जिस प्रवाह के साथ छंद को पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे
गति कहते हैं। ठीक है, उसे गति कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, श्री गुरु चरण। ठीक है, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण सरोज निज। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। ठीक है, निज मन मुकुर सुधार। ये आपका हनुमान चालीसा का जो है दुआ है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबरु रघुवर विमल जसु। वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो इसका उच्चारण जब आप करते हैं तो कभी कभी जो है, जैसे आप इस कविता को पढ़ते हैं, तो इस दोहे को पढ़ते हैं, तो आपका क्या होता है, जब जिसमें जो है जितना स्पीड में आप पढ़ते हैं, जितना स्पीड में इसको आप पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम गति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गति। गति का अर्थ ही होता है तेज, रफ्तार। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गति। तो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। ये हनुमान चालीसा का जो है भाग है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपके गति पर निर्भर करता है कि आप तेज पढ़ रहे हैं या धीरे पढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, गति होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके पढ़ने पे, ठीक है, यहाँ आपके पढ़ने पे निर्भर करता है कि आप इसको जो है कितनी तेज पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं या तेज पढ़ते हैं। ये आपके उच्चारण पे होता है कि आप किस गति के साथ इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ण मात्रा यति गति। अब हम देखते हैं तुक। ठीक है, वर्ण मात्रा, वर्ण देखा हमने, मात्रा देखा, यति देखा, गति देखा। अब हम देखते हैं इसका पांचवा भाग क्या होता है, तुक। तुक होता क्या है, ठीक है, तुक क्या होता है, ठीक है, छंदों के, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, छंदों के पदों में, छंदों के पदों में अंतिम वर्णों में, ठीक है, अंतिम वर्णों में जो समानता, ठीक है, जो समानता पाई जाती है। ठीक है, छंदों के पदों में अंतिम वर्णों में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे तुक कहते हैं। उसे हम तुक कहते हैं। ठीक है, उसे हम तुक कहते हैं। तुक छंदों के पदों, छंद के पदों के अंतिम वर्णों में, ठीक है, के अंतिम वर्णों में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। कोई भी, जैसे कोई भी आपने दोहा ले लिया, दोहा लेते हैं, ठीक है, कोई भी आपने दोहा ले लिया, और जब आप दोहा लेते हैं तो उसके लास्ट का और नीचे का लास्ट वाला, ठीक है, शब्द समान होता है। ठीक है, कोई भी आप जब दोहा लेते हैं, कोई भी दोहा आप लेते हैं तो उसके लास्ट, ठीक है, उसके अंतिम
उसके अंतिम और दोहा के जो है, कोई भी आप दोहा लेते हैं तो उसमें जो है उसके लास्ट का और नीचे वाले शब्द जो है समान होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर अगर लास्ट पंक्ति में जो है रति है तो नीचे भी लास्ट में क्या होगा, रति होगा। तो ये जब समान होते हैं तो यहाँ हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम तुक कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका तुक की परिभाषा। अब हम देखते हैं लघु। ठीक है, ये जो है आपका रहा तुक। अब हम देखते हैं लघु। लघु क्या होता है, उसकी परिभाषा देखिए। लघु लघु क्या होता है, ह्रस्व मात्रा को, ठीक है, ह्रस्व अभी हमने देखा ह्रस्व मात्रा को। ठीक है, ह्रस्व में क्या था कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या मुख के द्वारा जो है वायु का कम निकलना प्रतीत होता है तो वहाँ क्या होता है, ह्रस्व होता है। ठीक है, तो ह्रस्व मात्रा को क्या कह सकते हैं हम, ह्रस्व मात्रा को हम लघु कहा जाता है या कह सकते हैं, लघु कहा जाता है। ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है। अब इसका जो है वर्ण क्या था, इसका वर्ण था अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, और इसका विराम चिन्ह क्या था, इसका विराम चिन्ह था ये आपका पूर्ण विराम। ठीक है, तो ह्रस्व क्या, लघु क्या होता है, ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है। बिल्कुल इतना ध्यान से देखिए। अब देखिए सातवां है हमारा गुरु। ठीक है, सातवां क्या है हमारा, गुरु। एक एक करके जो है सभी हमने देखे। तो अभी हमने देखा लघु, अब हम देखते हैं गुरु। अब देखिए गुरु क्या होता है, दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। ठीक है, ह्रस्व को वहाँ पे कहा जाता था और यहाँ पे दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। दीर्घ मात्रा को जो है क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। अब इस मात्रा में क्या क्या आते हैं, जैसे आ। ठीक है, जैसे हो गया आपका आ, ई, ए, ठीक है, उ, ऐ, आ, ई, ए, आ, ई, उ, ऐ, ऐ। ठीक है, दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। ह्रस्व लघु को क्या कहा जाता था, इसमें ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता था। ए, औ, ठीक है, ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें दीर्घ मात्रा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें दीर्घ मात्रा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसे आप क्या कहेंगे। और गुरु चिन्ह क्या होता है, गुरु चिन्ह क्या होता है, गुरु चिन्ह हमने अभी बताया। गुरु चिन्ह कैसे होता है, गुरु चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, कभी भी जो है उच्चारण में अधिक समय देने के लिए, कभी भी उच्चारण में छंद, दोहा या शब्द के उच्चारण में जो है अधिक समय का बोध कराने के लिए, उच्चारण कराने के लिए किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गुरु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही इसका जो है उदाहरण है
कि दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, दीर्घ मात्रा। गुरु चिन्ह का क्या होता है? गुरु चिन्ह का ये आपका ये निशान होता है। और ये निशान कब लगाया जाता है? ये निशान लगाया जाता है जब कभी भी छंद शब्द या फिर किसी दोहे में अधिक समय तक उच्चारण कराने के लिए या कर्णबोध होने के लिए जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो अब देखिए, ये था हमारा गुरु। लघु देखा हमने, गुरु देखा, ठीक है, लघु देखा हमने और गुरु देखा। अब हम देखते हैं गण। ठीक है, अब हम देखते हैं गण। गण क्या होता है? में लघु का, ठीक है, जैसे ठीक हो वहां पे लिखते हैं वार्णिक, वार्णिक, ठीक है, वार्णिक क्या होता है? अब हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम गण देखते हैं, गुरु हमने देखा, अब हम देखते हैं क्या? गण। जितने भी भाग हमने कराए सबसे संबंधित प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो अब हम देखते हैं गण। ठीक है, गण। गण क्या होता है? वार्णिक छंदों में, ठीक है, वार्णिक क्या होता है? वार्णिक छंदों में, ठीक है, वार्णिक छंदों में लघु गुरु का क्रम, ठीक है, लघु गुरु का क्रम बनाए, ठीक है, बनाए रखने, लघु गुरु का क्रम बनाए रखने को क्या कहते हैं? क्रम को बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं? गण का प्रयोग। बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग, गण का प्रयोग होता है, गण का प्रयोग होता है। ठीक है, गण क्या होता है कि वार्णिक छंदों में लघु गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए वार्णिक छंद क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि वार्णिक छंद, ठीक है, वार्णिक छंद, वार्णिक छंद क्या होता है? अगर आपसे प्रश्न पत्र में पूछे कि वार्णिक छंद होता क्या है, ठीक है, क्या होता है? वार्णिक छंद क्या होता है? जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर, ठीक है, जिन छंदों में, ठीक है, जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर, जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर रचना की जाती है, ठीक है, जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर रचना की जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं, उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं, उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। यह तो रहा आपका गण। वार्णिक छंदों में लघु गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग होता है। वार्णिक छंद क्या होता है कि जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहते हैं। अब पहला मात्रा होता है आपका मात्रिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद, ठीक है, वो तो रहा वार्णिक छंद। अब यहाँ पे मात्रिक छंद, ठीक है, सिर्फ मात्राओं के आधार पर रचना की जाती है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ मात्राओं के आधार पर, किसके आधार पर? सिर्फ मात्राओं के आधार पर रचना की जाती है, ठीक है।
वर्णिक छंद क्या होता है कि जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर रचना की जाती है। वर्णिक छंद क्या होता है कि जिन छंदों में केवल वर्णों के आधार पर रचना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद क्या होता है कि सिर्फ मात्राओं के आधार पर रचना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब भी आपसे प्रश्न करता है, जब भी आपसे प्रश्न होता है कि यहाँ तो हमने देखा वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब देखिए कि अब अगर जो है जब भी आपसे पूछे कि गणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, यहाँ आपसे अगर प्रश्न करता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, गणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आप इसे क्या कहेंगे, यहाँ से जो है आपके यूपीएसआई, सीटेट, टेट, इन सभी परीक्षाओं में इससे जो है प्रश्न बनते हैं कि गणों की संख्या कितनी होती है, या फिर सभी के जो है नाम पूछे जाते हैं। तो गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है दोस्तों, छंद के भाग भी जो है 8 थे और गणों की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। और गणों की संख्या 8 होती कौन कौन सी है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला आपका है, इसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रिक TRICK, ट्रिक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ट्रिक आज स्पेशल स्टडी के द्वारा जो है आपको दिया जा रहा है। तो ट्रिक क्या है हमारा, यमत, ठीक है, रजब, यमत, रजब और नस, ठीक है, यमत, रजब और नश, ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। तो गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, गणों की संख्या होती है 8, ठीक है। तो अब आप देखिए कि गणों की संख्या जब 8 है, जब गणों की संख्या आपकी 8 है तो इसके नाम क्या क्या होंगे, ठीक है। पहला क्या होगा आपका, यगण, ठीक है, पहला होगा आपका यगण, दूसरा होगा मगड़, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्या होगा, तगड़, ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका, तगड़। चौथा क्या होगा, रगड़, ठीक है, 4 हो गए यहाँ पे। पांचवा जगड़, ठीक है, छठवां भगड़ और सातवां नगड़, आठवां सगड़, ठीक है। देखिए सबके पीछे जो है केवल क्या लगा हुआ है, सबके पीछे केवल गण लगा हुआ है, सबके पीछे केवल जो है गण लगा हुआ है। और ये जो ट्रिक हमने बताया, ये ट्रिक जो हमने बताया, इससे जो है आप इस ट्रिक के माध्यम से गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप सभी गणों की नाम जो है याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, यमत, रजब, नस, ठीक है, यमत, रजब और नस। केवल जो है केवल यहाँ पीछे गण लगाना है और आगे इस ट्रिक का पहला अक्षर लगाना है, ठीक है। जैसे मत है तो म क्या है, यहाँ पहला म लगाना है और नीचे पीछे जो है क्या लगाना है, गण। तो ये इससे जो है आपका एक गण तैयार हो जाएगा, बस, ठीक है। तो इतना समझ में आया। चलिए, ये तो रहा कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की संख्या होती है 8। और आरजे स्पेशल स्टडी के द्वारा आपको ट्रिक दिया गया यमत, रजब और नस, ठीक है। तो इससे जो है आप गणों का नाम जो है याद करके रख सकते हैं।
कभी भी प्रश्न पत्र में अगर आपसे गणों की संख्या पूछा जाता है तो आप उसे जो है 8 बताएंगे। और सबके नाम जो है इस प्रकार हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और शगड़। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद कितने होते हैं। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद कितने होते हैं। ठीक है, छंद के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद कितने होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, 4। ठीक है, प्रश्न पत्र में अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं तो कितने होते हैं, 4। ठीक है, और वो चारों होते कौन कौन से हैं। ठीक, 4 होते हैं, तो वो चारों होते कौन कौन से हैं। पहला मात्रिक। ठीक है, पहला आपका क्या है, मात्रिक। ठीक है, दूसरा वार्णिक। पहला मात्रिक, दूसरा वार्णिक, तीसरा वार्णिक और तीसरा उभय छंद। ठीक है, उभय छंद। और चौथा, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। पहला मात्रिक, दूसरा वार्णिक, तीसरा जो है उभय छंद और मुक्तक छंद। चौथा क्या है आपका, चौथा है ये मुक्तक। ठीक है, मुक्तक और छंद। चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने छंद के कुछ भाग देखे और इससे संबंधित कुछ भाग जो है हम अपनी अगले क्लास में देखते हैं। तो आई होप कि जितना हमने आपको बताया, समझाया, सब आपके समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और छंद से संबंधित प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।